स्वस्थ भारत के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही साथ आप सबों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल शुरू हो चुका है और ठंड भी जारी है। और ठंड के मौसम में जहां एक ओर हम धूप का आनंद लेते हैं, बहुत सारे पकवानों का आनंद लेते हैं, वहीं दूसरी ओर ठंड के कारण बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आज के समय में, चूंकि हमारा खान पान, हमारी जो जीवन शैली है, इस तरह से वो आधुनिकता की ओर हम जा रहे हैं कि अधिकांश लोगों को आप देखेंगे अपने अगल बगल के लोग हाई बीपी के शिकार हैं या कह सकते हैं कि मरीज हैं। हाई बीपी क्या है और किस तरह से इसका संबंध न्यूरोलॉजिस्ट के साथ है, यानी कि अगर बीपी बढ़ता है या घटता है तो न्यूरोलॉजी से संबंधित कौन कौन सी शारीरिक परेशानियां सामने आ सकती हैं। आप समझ गए होंगे कि आज हम विशेष रूप से इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और जाहिर सी बात है कि हम देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल कोरोना का जो संक्रमण है फिर से एक बार बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ता चला जा रहा है। उस पर भी हमें कैसे निजात पाना है, किस तरह से अपना बचाव करना है, किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करना है, उस पर भी हम एक बार चर्चा ज़रूर करेंगे। आपको बता दें कि आज इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जो कि एचओडी हैं न्यूरो मेडिसिन में, रिम्स में आप कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद राजश्री जी। जी, जैसा कि हमने कहा सर कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और ठंड के मौसम में बहुत सारी जो परेशानियां हैं स्वास्थ्य संबंधी वो सामने आती हैं। लेकिन इनमें आप तो एक चिकित्सक हैं और हर दिन देखते होंगे कि बीपी के किस तरह से मरीज जो है वो आपके पास भी आते होंगे और किस तरह से इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चूंकि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब, तो हाई बीपी का न्यूरोलॉजी के साथ क्या संबंध है, ये सबसे पहले लोगों के मन में उत्सुकता है और उनके तरफ से मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। जैसा कि न सिर्फ न्यूरोलॉजी, ये तो मेडिसिन की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसको उच्च रक्तचाप भी बोलते हैं। जी जी। तो जनरली बहुत सारी पब्लिक को तो ये पता ही नहीं, वो सोचती है कि थोड़ा सा बीपी बढ़ गया मेरा, अब इसकी थोड़े दिन के लिए दवाई खा लेनी है, फिर मेरा बीपी ठीक हो गया, अब मैं दवाई नहीं खाऊंगा तब भी चलेगा। जी। तो इस दुर्भावना से, इस अगर बार बार इसको अगर इस सोच से बहुत फर्क पड़ता है। मरीज बहुत दिनों तक बीपी की दवाइयाँ नहीं खाते, इसका असर इनके धीरे धीरे करके न कि सिर्फ हार्ट पे भी पड़ता है, किडनी पे पड़ता है, साथ ही साथ ब्रेन पे ही पड़ता है। ब्रेन की नसें भी धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। कभी कभी अचानक से लकवा भी हो सकता है। इसलिए ठंड के मौसम में ऐसे ही जो नसें हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से लकवे की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें कि ब्रेन हेमरेज भी शामिल है। ब्रेन हेमरेज से अचानक कई बार डेथ भी हो जाता है, पेशेंट कई बार अस्पताल भी नहीं पहुंच पाता और घर में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब अगर ठीक भी होते हैं तो 1/3 लोग ही इससे प्रॉपर निजात पा पाते हैं, नहीं तो 2/3 लोग इधर बिस्तर पकड़े रह जाते हैं या जीवन जीते हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी के साथ। लोगों के सहारे की उनको ज़रूरत पड़ती है। जी जी, मतलब बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और उसके साथ ही फिर उनको कठिनाई के साथ जीवन जो है उसको व्यतीत करना पड़ता है। ये जो ठंड के मौसम में उच्च रक्तचाप की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसका क्या खास कारण है सर? इसका खास कारण जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो हमारे शरीर की कोशिकाएँ हैं, ठंड की को प्रिजर्व करने के लिए कोशिकाओं जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसमें सिकुड़न पैदा होती है, जिससे कि हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पैदा हो सके। अच्छा। अब वही सिकुड़न जो है ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देती है, जैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है ब्लड फ्लो में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और ये ब्लड प्रेशर जब अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार बुजुर्ग लोगों में, अभी तो कई बार तो यंग लोगों में भी यह समस्या मतलब कभी कभार जो है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के रूप ले सकती हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में जैसे हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी आता है। हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी में अचानक से बीपी बढ़ जाने से मरीज बेहोश हो जाता है, मरीज को मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। अच्छा। कई बार मरीज को हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी का दौर जब निकल जाता है तो कई बार लकवा हो सकता है, कई बार उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कई बार धमनियों में जब रक्त स्राव रुक जाम हो जाता है तो उससे कुछ हिस्से, ब्रेन के हिस्से कुछ काम करना बंद कर देते हैं। उसकी वजह से एक हाथ पैर कमज़ोर हो सकता है, एक हाथ पैर में
शून्यता आ सकती है, शून्य लग सकता है, एक हाथ पैर में लड़खड़ाहट आ सकती है, जुबान में लड़खड़ाहट आ सकती है बोली में, कई बार मुंह टेढ़ा हो सकता है। तो ये सब तमाम तरह की दिक्कतें, देखने में भी अचानक से दिक्कत पैदा होती है। अचानक से अभी हाल फिलहाल में हमारे एक मरीज को दोनों आंखों से अचानक से देखना बंद हो गया। अच्छा। उसका भी कारण लकवा ही था। अच्छा। तो इस तरह से कई बार लोगों को अचानक से सुनाई देना बंद हो सकता है। कई बार खाना निगलने की दिक्कत अचानक से हो जाती है। लोग सोचते हैं मुझे रेबीज़ हो गया, लेकिन वो रेबीज़ नहीं, कई बार वो लकवे की वजह से खाना निगलने का जो प्रक्रिया, जो नर्वस सिस्टम से जो कंट्रोल है वो चला जाता है। तो इसकी वजह से भी कई बार मरीज को नुकसान, बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। बिल्कुल। जो पहले से उच्च रक्तचाप के मरीज हैं उनको तो ठंड के समय में ध्यान देना ही देना है। कुछ नए मरीज भी आ जाते हैं ठंड के मौसम में, अगर हम ध्यान ना रखें तो क्या हम करें कि जो उच्च रक्तचाप से हम बचे रहें इन ठंड के दिनों में भी, जो मरीज हैं उनका भी ठीक रहे और जो नए मरीज हैं वो ना हो? सबसे पहला जो हमें काम करना है, जो नए मरीज हैं, जो पुराने मरीज हैं, ठंड के मौसम से बिल्कुल बच कर रहें। हमेशा गर्म कपड़े पहने, स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर, मोज़े, इनर, ये सब रेगुलर अच्छे से पहनकर, और जल्दी सुबह में जब बहुत जो ठंड रहती है उस समय उठने की ज़रूरत नहीं है। जो बुज़ुर्ग मरीज़ हैं उनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा संभावना जो लकवे या ब्रेन हेमरेज की होती है वो प्रातः काल में ही होती है। अच्छा। तो इसलिए उस दौरान बिल्कुल उनको उठना नहीं चाहिए। जब धूप, अच्छी धूप खिल जाए, जब गुलाबी धूप खिल जाए, उसी समय मतलब जो है धूप का आनंद लेना चाहिए, निकलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा घूमना टहलना चाहिए। लेकिन एकदम सुबह में मैं जो बुजुर्ग लोगों से और बच्चों से यही गुजारिश करूंगा, बिल्कुल उनको इस ठंड के मौसम में निकलना नहीं चाहिए। ये तो रही मौसम से बचाव जी। दूसरा रहा खान पान से रिलेटेड। तो खान पान में जो है नमक को प्रॉपर मात्रा में लेना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप नमक छोड़ दें, बिल्कुल नमक छोड़ना भी नुकसानदायक है। कई दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की ऐसी होती हैं जो कि नमक शरीर से घटा देती हैं। अच्छा। अगर आप ऊपर से अगर दवाइयाँ नमक नहीं खाएंगे तो हो सकता है आप हाइपोनेट्रीमिया के शिकार हो जाएं। तो इसलिए आप नमक की मात्रा प्रॉपर लें। बस यही है कि जैसे ऊपर से सलाद में नमक ना लें, जैसे किसी खीरे में या ककड़ी में या किसी चीज़ों में ऊपर से नमक ना लें। जितना स्वादानुसार जो नमक हमारे सब्जियों में है, खाने में है, जी। उसको प्रॉपर रूप से खाएं। अति जैसे नमकीन चीज़ें, जैसे चिप्स हुआ, जैसे आपका अचार हुए, इन सब चीज़ों से, पापड़ हुआ, ये सब चीज़ों से बचना है। नमक की अधिकता जिसमें होती है, उन सब मटेरियल से बिल्कुल हमको उन चीज़ों को कम से कम खाना है। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज अगर उनको छोड़ ही दें तो बहुत अच्छा होगा। ये तो हुआ खान पान से। और चीज़ें हैं जैसे तेल मसाले का सेवन बहुत कम से कम करना चाहिए। वसा रहित भोजन खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर थोड़ा अगर हरी साग सब्जियाँ आपने अगर इसमें रखें, आलू चावल ये सब चीज़ों को अगर कम रखें, और फल अगर अच्छी मात्रा में खाएं, सेब, संतरे, ये सब अभी तो बहुत अच्छी रेट्स भी अभी ठीक ठाक ही चल रहे हैं। तो इसलिए ये सब अगर खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और उसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, और भी विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा अच्छी होती है, जो कि शरीर के लिए ना कि सिर्फ ब्लड प्रेशर, ऐसे भी शरीर की गतिरोधक क्षमता को, जैसे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है, जिससे कि हम और भी बीमारियों जैसे कोविड और ये सब चीज़ों से भी इससे बच सकते हैं। बिल्कुल। तो दूसरा ये हुआ। तीसरा हुआ हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कि हमें मतलब कभी भी जितना भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस को हमें मतलब जो है हंसते खेलते ही उसको गुजारना है। हर जीवन में, जब मानव जीवन ऐसा है कि इसमें स्ट्रेस सुबह से शाम से लेकर रात तक आना ही आना है जी। तो इसलिए हमें मतलब ये मानकर चलना है कि हाँ, स्ट्रेस तो हमारे जीवन का एक पार्ट है। तो उससे हमें मतलब किस तरह से मतलब हाँ प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर काम को करेंगे, सही समय पे हर जगह पहुंचेंगे, टाइम्स का पालन करेंगे, और सब लोगों के साथ अगर अच्छा जुड़ाव रखेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे, तो हम स्ट्रेस से भी मतलब जो है बच सकते हैं। स्ट्रेस से अगर हम बचेंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे बीपी क्या, हर बीमारी का जड़ स्ट्रेस ही है आज के डेट में। डायबिटीज़ भी का भी लेना देना स्ट्रेस से होता है जी। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। और बाकी प्रत्येक दिन अगर हम एक्सरसाइज करें 45 मिनट से लेकर 30 से 45 मिनट, अगर हम सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग ही अगर कर लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है, और ब्लड प्रेशर को भी नियमित रखने में बहुत ही
कारगर सिद्ध होता है। बिल्कुल, ब्रिस्क वॉकिंग जैसे आपने बताया कि अर्ली मॉर्निंग नहीं जाना हाँ, है, बट तो शाम में भी टहल सकते हैं। शाम में भी टहल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा धूप निकल जाए और उसके उस बाद समय जो वॉकिंग करें तो उसमें मज़ा भी बहुत आता है, लोगों से मुलाकात भी हो जाती है, जो कि बहुत दिन भर की दिनचर्या से आदमी मिल नहीं पाता लोगों से, बिल्कुल। उसमें मुलाकात भी हो जाती है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, जी जी जी, सारे शरीर की और ताजगी भी एक्सरसाइज बन भी हो जाती जाती है है। और एक्सरसाइज भी हो जाती जी है। बिल्कुल। पानी का इंटेक कितना होना चाहिए? पानी का इंटेक भी हमारा शरीर में कम से कम, ठंड के दिनों में तो जनरली प्यास कम लगती है, तो कम से कम हमें मतलब जो है 2 लीटर से तक तो पानी जरूर से जरूर पीना चाहिए। जी। जो किडनी के पहले से मरीज हैं या हार्ट के मरीज पहले से हैं, जिनको हार्ट फेलियर है या किडनी फेलियर है, तो उन लोगों को थोड़ा सा पानी की मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए। 1.5 लीटर से 2 लीटर उनके लिए 1.5 लीटर काफ़ी है। जी जी जी, कई केसेस में तो बहुत ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर होने से 1 लीटर से ज़्यादा हम लोग पानी की से ज़्यादा नहीं बिल्कुल। पीने जो के इस लिए तरह बोलते के हैं। जो सिवियर जो मरीज होते हैं वो तो अपने डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रहें और डॉक्टर जैसा सलाह देते हैं उसी तरह से, लेकिन हम जो बात करते हैं वो इन जनरल बात करते हैं कि कितना किस तरह का खाना खाएं, कितना हम पानी का इंटेक लें, ताकि हम जो ये उच्च रक्तचाप की आज बात कर रहे हैं उससे बचे रहें। और यही जो उच्च रक्तचाप है यही कारण बनता है तमाम जो न्यूरोलॉजी से संबंधित जो परेशानियां आपने बताई, लकवा का जिक्र आपने किया, क्या कुछ पहले से आभास होता है, कुछ लक्षण ऐसे प्रतीत होते हैं जो हम अनुमान लगा सकें कि हमें बीपी के चलते कुछ समस्या आ रही है और ये बढ़ सकती है? जो भी ब्लड प्रेशर का एक मरीज़ है उसको रेगुलर बेसिस पे अपना ब्लड प्रेशर तो चेक कराना ही चाहिए, साथ ही साथ टारगेट ऑर्गन्स, जैसे टारगेट ऑर्गन्स में एक तो ब्रेन हुआ, एक जैसे मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो सबसे पहले ब्रेन को ही बोलूँगा, जी जी जी, लेकिन जो है बाकी ऑर्गन्स जैसे हार्ट हुआ, किडनी हुआ, सभी को हमें मतलब जो है चेक करना है। जैसे हार्ट के लिए हम लोग ईसीजी कराना चाहिए, ईसीजी में देखना चाहिए कि मतलब जो उसमें ठीक ईसीजी रह रहा है कि नहीं। इको करा के देख सकते हैं कि हाइपरट्रॉफी हमारा हार्ट का जो है मात्रा तो बढ़ तो नहीं गई, मतलब उसका मसल्स की मात्रा बढ़ तो नहीं गई, कुछ हार्ट फेलियर में तो नहीं पेशेंट जा रहा है। किडनी की जांच करके हम लोग देख सकते हैं यूरिया क्रिएटिनिन के द्वारा, यूरिन की जांच के द्वारा और अल्ट्रासाउंड की जांच के द्वारा रेगुलर बेसिस पे कम से कम साल भर 2 साल में एक बार अगर करा लिया तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे टारगेट ऑर्गन्स सुरक्षित हैं। उसके बाद ब्रेन में भी देख लिया कि एमआरआई वगैरह करके देख लिया कि आर्टरीज जो स्मॉल आर्टरीज हैं उसमें कहीं मतलब जो है रक्त जो बहना रुक तो नहीं गया। वैसा अगर केस में वैसा होता है तो डॉक्टर के पास आने से हम लोग दवाइयाँ देंगे, तो उससे मतलब जो वो उसकी प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगी। जी 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 जी, जैसे आपने कहा कि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं तो ब्रेन की ही बात हम सबसे पहले करेंगे, और जाहिर सी बात है सबसे ऊपर हमारा ब्रेन ही है, यहीं से हम शुरुआत भी करेंगे। तो ब्रेन से संबंधित जैसे लकवे का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इसमें बैठे बैठे अचानक लकवा मार देता है या कुछ आभास देता है शरीर हमको कि इस तरह का संकेत हमें कुछ मिलता है कि हम उससे पहले अपने आप को ठीक करें या चले जाएं डॉक्टर के पास में? हाँ, कई बार क्या होता है कि लोगों को पहले से आभास पूर्वाभास रहता है, जिसको हम लोग ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स होते हैं, जिसमें कि अचानक से कुछ देर के लिए मेरा हाथ पैर कमज़ोर हो गया, फिर 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद वो ठीक हो गया। जैसे इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे इसको इस तरह से हम ले सकते हैं कि मुझे एक हाथ पैर कमज़ोर हुआ, मैंने बजरंगबली का मतलब हनुमान चालीसा पढ़ा और फिर मेरा तो ठीक हो गया। मैंने सोचा कि अरे वाह, मैं तो ठीक हो गया, भगवान ने मुझे ठीक कर दिया जी। लेकिन हो सकता है कि ये मतलब आगे वाले समय के लिए एक सूचक है कि अब भैया आपके लिए चेतावनी है, अब आप मतलब सुधर जाओ, जल्दी से जांच वाँच कराओ, जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि आगे बड़े वाले लकवे का ये एक संकेत है। जी, जी। तो इसलिए मतलब जो वैसा नहीं सोचें कि भगवान ने आपको ठीक कर दिया, ये हो सकता है कि भगवान आगे और भी आपकी दुर्दशा और भी होने वाली है, जी, जी। इसलिए उससे पहले आपको चेतावनी दे रहे हैं भगवान कि इसको अब हमें मतलब जल्दी ठीक करना है। तो इसलिए इस तरह का एक लक्षण जैसे मैंने बताया कि एक हाथ पैर में कमजोरी लगती है, एक हाथ पैर में अचानक से झिंझिनाहट हो सकती है, जो कि आधा घंटा 1 घंटा रहा या 10 मिनट 15 मिनट रहा, उसके बाद वो ठीक हो गया, तो वो भी एक संकेत हो सकता है। एक मुंह चढ़ा हुआ कुछ देर के लिए फिर ठीक हो गया, वो भी एक संकेत हो सकता है। कुछ देर के लिए जुबान लड़खड़ाई, ठीक हो गया, वो भी एक संकेत हो सकता है। ये तो वही संकेत की बात। कई बार अचानक से ही ये सब सिम्टम्स हो जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, तो उस समय तुरंत बढ़ जाते हैं। इधर कुछ जैसे हेमरेज में तो ये कुछ मिनटों में ही हो जाता है, मिनटों से घंटों में। और जो लकवे जो जिसमें कि रक्तस्राव रुक जाता है, जाम हो जाता है, उसमें थोड़ा समय लगता है, कई बार 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे
कई बार एक दिन तक बीमारी धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। अच्छा। तो उस केसेस में हमको मतलब जो है जैसे ही पता चले कि हाँ मेरे को ऐसा हो रहा है, कोई भी ऐसा लक्षण हो रहा है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के जो जिस भी हॉस्पिटल में जहाँ सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, MRI की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं, और भी मेडिसिन के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, न्यूरोसर्जन उपलब्ध हैं, जो एक प्रॉपर हॉस्पिटल है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स उपलब्ध हैं, वहाँ पहुँचें, क्योंकि इसमें समय का महत्व बहुत है। अच्छा। जैसे इसमें अगर हम 3 घंटे से अगर पहले पहुँच जाएं या 4.5 घंटे से अगर हम पहले पहुँच जाएं, तो ऐसी दवाइयाँ आ चुकी हैं जो कि मतलब देने से उसका जो है लक्षण, हम लोगों ने तो इस बीमारी इस दवाइयों को काफ़ी ट्राई भी किया। अच्छा। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी मरीज समय के पहुंच पाता नहीं। लास्ट ईयर में हम लोगों ने मतलब अपने सिर्फ डॉक्टर्स कलीग के ही मतलब जो है माता मतलब एक डॉक्टर जयती मैडम हैं, उनकी मदर को हम लोगों ने किया पूरा एक हाथ, और एक वो बहुत ही अच्छी स्पोक्स पर्सन है, बहुत अच्छा मतलब जो प्रवक्ता, बहुत अच्छा बोलती हैं, वो उनका पूरा जुबान पूरा जा चुकी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, और एक हाथ पैर, दाहिना हाथ पैर कमज़ोर हो गया था। लेकिन उन्होंने एकदम जल्दी से जल्दी टाइम बचाया, जल्दी जल्दी पहुंची, हम लोग के संपर्क में करा, दवाइयाँ हम लोगों ने दिया, 2-4 घंटे के अंदर उनका पूरा हाथ पैर पूरा ठीक, आवाज़ पूरी वापस आ गई। अच्छा। इसी तरह से एक और डॉक्टर दिनेश की भी थे, हम लोग के साथ हैं, तो उनको भी हम लोगों ने किया, तो उनके भी काफ़ी फ़ायदा मतलब पहुंचा। तो इस तरह से, लेकिन यही है कि जो डॉक्टर्स हैं उनमें तो हमने सजगता है, उनमें तो जानकारी है, जागरूकता है, लेकिन और यही कारण है कि जी आम जन को इस तरह की जानकारी होनी चाहिए कि इसमें समय का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर इस तरह का लक्षण आए तो फौरन जाना चाहिए अपने नज़दीकी चिकित्सक के पास में, और जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं उस तरह के हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और ये रिम्स है हमारे यहाँ, ये तो अच्छी बात है। थोड़ी सी इलाज की भी हम बात करेंगे। एक बार अगर इस तरह का मरीज अगर पहुँचता है तो फिर जैसे आपने कहा कि जितनी जल्दी मरीज पहुंचे उतना ज़्यादा हम अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। तो इसके इलाज की क्या संभावनाएं हैं? क्या पूरी तरह से ये ठीक हो सकता है, या फिर आने वाले जीवन में लगातार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, या फिर अगर एक तरफ का कुछ अंग अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो ठीक हो सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे सवालात हैं। हाँ, जैसे मरीज यहाँ पे कोई भी रांची के मरीज हैं जो भी पहुँच सकते हैं, जैसे रांची क्या, हजारीबाग, बरही, जो भी आसपास के जो मरीज हैं, धनबाद, टाटा, जो कि हमारे पास 2 घंटे के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। लेकिन यही होगा कि पहले लक्षण अगर समझ के झट से आ जाएं, या अपने घर के पास ही जो डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट है वहाँ पर पहुँच जाएं। हमारे यहाँ तो हम लोगों ने फैसिलिटी रखी हुई है। अभी तो दवाई जो आती है 50,000 की दवाई है, वो 30,000 से 50,000 उसकी कीमत बाहर मार्केट रेट होता है, लेकिन हमारे रिम्स में हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब रखा है, और हर टाइम अवेलेबल रहती है। हमारे फ्रीज में हम लोगों ने रखा है उसको, कि जैसे ही कोई ऐसा मरीज मिलता है तो उसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि फ़ायदा मिले तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले उसको लाकर यही करना होता है कि हमें देखना होता है, बहुत सारे कुछ क्राइटेरियाज में उसको फिट करने होते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसा है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 220 130 से ज़्यादा है, तो ब्लड प्रेशर को पहले हम नीचे कर लाएंगे, 180 से नीचे लाएंगे, तभी वो एक कैंडिडेट बनेगा उस दवाई का, जिसको हम थ्रोम्बोलाइसिस भी बोलते हैं। एल्टीप्लेज और टेनेक्टिप्लेज उसकी 2 दवाइयाँ हैं, दोनों में से कोई भी एक हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो, अगर मान लीजिए ये दवाइयाँ ना भी दे पाएँ हम, ये तो क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल भी नहीं होता है, और रिम्स एक इकलौता इंस्टीट्यूट है, एक झारखंड जैसे बड़े राज्य के लिए इकलौता इंस्टीट्यूट है रिम्स जहाँ पर कि ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल है। तो अगर ये चीज़ ना भी कर पाएँ तो कई बार हम मतलब सिंपल चीज़ें, जैसे अगर हम बुखार, फीवर को अगर कंट्रोल करके रखें, स्वेलोइंग जैसे दिक्कत आती है, निगलने की दिक्कत मरीज को आती है, तो ज़बरदस्ती उसके मुंह में मतलब खाना न ठूसे, उसको मतलब जो है राइस ट्यूब के थ्रू, या मतलब जो है दूसरा उसकी व्यवस्था करें जिससे कि खाना उसका मुंह में जाए, पेट तक जाए, लेकिन जो है मुंह से रास्ते में जैसे सरके ना, जैसे कि एस्पिरेशन निमोनिया ना हो जाए। निमोनिया का बहुत बड़ा खतरा रहता है, तो इसलिए उसको बेड पे पड़े उसको बेड सोर ना हो, तो उसके लिए करवट हमेशा बदलाव करते रहना चाहिए। अगर ब्रेन का प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है तो दवाइयों के द्वारा उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बिस्तर को 30 से 45 डिग्री ऊंचा करके रखने से थोड़ा ब्रेन का प्रेशर घट के रहता है। उसके बाद कई बार ज़रूरत पड़ता है कि बहुत ज़्यादा ही बेहोश है मरीज, तो उसको कई बार वेंटिलेटर की भी सुविधा देनी पड़ती है। और बहुत ज़्यादा जब हो जाता है प्रेशर, अगर इन दवाइयों से नहीं कंट्रोल होता
तो कई बार हमें न्यूरोसर्जन्स के द्वारा ऑपरेशन कराने से भी फ़ायदा मिलता है। जी जी। उसके अलावा कई प्रकार की दवाइयाँ हैं जो कि इस बार के स्ट्रोक को तो थामेंगे ही, आगे ना हो उसके अच्छा, लिए भी वो मतलब जो है उसको कारगर सिद्ध होंगी। उसके साथ साथ जी जी। जो लोग हैं उनको उनकी उचित देखभाल, हाँ हाँ। सेवा, मरीज की सेवा, इससे भी मरीज को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो पहले तो काफ़ी मरीज मतलब 2/3 मरीज से ज़्यादा मरीज डेथ हो जाते थे, अच्छा। मर जाते थे इस बीमारी में। लेकिन अब चूँकि अच्छा फैसिलिटी के बाद अब लोग कम मात्रा में मरते हैं और थोड़ा मोड़ा मतलब डिफ़िकल्टी 1/3 लोगों के 33% 30% लोगों में अभी भी दिक्कतें रह ही जाती हैं, जिसमें कि जैसे हाथ पैर में अकड़न रह गया, हाँ हाँ हाँ। तो हाथ पैर में वो अकड़न मतलब जीवन भर वैसा ही रह रहता जाता है। लेकिन उसके लिए भी अब दवाइयाँ धीरे धीरे इवॉल्व हो रही अच्छा, हैं। अच्छा। कई बार हम लोग उसमें बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं हाँ। जिससे कि हाथें नरम हो जाती हैं, और रेगुलर कसरत, अच्छे से व्यायाम, फिजियोथेरेपी करने से बहुत मरीज को फ़ायदा मिलता है। लेकिन यही है कि दवाइयाँ सही वक्त पे खाते रहना है उनको। दवाई ऐसा कितनी बार हम लोगों ने इस बार केस में देखा इस साल के, कि जो मरीज पिछली बार दौरा जो लकवा आया, दवाइयाँ खा रहे थे, बिल्कुल ठीक थे, दवाइयाँ 15-20 दिन से छोड़ दिया, फिर से लकवा पकड़ लिया। तो इसलिए इन लोगों से यही अपील रहेगी कि दवाइयाँ बिना मतलब जो है डॉक्टरी परामर्श के कभी ना छोड़ें, बिल्कुल दवाई रेगुलर खाएं। बिल्कुल। मतलब एक बार अगर लकवा हुआ है तो दोबारा भी होने के जो चांसेस हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मशीन में तो डिफेक्ट है ना, मतलब एक जगह मशीन में डिफेक्ट आई है, शरीर भी एक मशीन ही है समझिए। जी जी। तो एक मशीन में अगर एक जगह डिफेक्ट आई है तो और भी पार्ट्स उसके गड़बड़ होंगे, जो कि तैयारी में होंगे कि अब इस बार तुम गए, इस बार मैं जाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो इसलिए सब ना जाएं, इसलिए मतलब सबको एकदम संभाल के रखना है अब, क्योंकि अब ज़्यादा दिक्कतें अब ज़्यादा आ चुकी हैं। तो इसलिए जो उस शरीर को ज़्यादा हमें बचा के रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। दवाओं का जो आपने बताया है डॉक्टर साहब, ये हम बार बार कहते हैं, हर तरह की जब हम बात करते हैं कई बीमारियों के बारे में बताते रहते हैं अपने दर्शकों को, और बार बार यही गुजारिश करते हैं अपने दर्शकों से कि दवाइयाँ बिना डॉक्टर के परामर्श के हमें न छोड़ना है, न अपने मन से उसका कोई पावर चेंज करना है या किसी से पूछ के इधर उधर की दवाइयाँ खानी है, नहीं तो फिर लेने का देना पड़ सकता है। जहाँ एक और आपको सुधारने की कोशिश हो रही है वो ज़्यादा कठिनाई में आप पड़ सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके माध्यम से मिल रही हैं सर। अभी जो कोरोना की बात हम करें तो कोरोना के दौरान अभी कुछ न्यूरोलॉजिस्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या आप खास हिदायत देना चाहेंगे? एक और बात मैं जो कहना चाह रहा था, क्योंकि बहुत कम समय अब हमारे पास में 1.5 से 2 मिनट का समय है। तो कोरोना जो है, कोरोना की बीमारी अभी हमारे वार्ड्स में भी काफ़ी फैल रही है। तो इसका मैंने सबसे पहला तो ये किया कि जितने वार्ड के हमारे मरीज हैं उसको मतलब जो है जिसके रिश्तेदार हैं, जिन लोगों में बुखार के सिम्टम्स आ गए हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले हम कोविड की जांच करवा रहे हैं हम लोग, और उसके बाद उनको हम लोग व्यवस्था करेंगे कि जहाँ पे रिम्स में जहाँ पर भी रखा गया है इन मरीजों को आइसोलेट करके वहाँ इनको हम लोग फिर से भर्ती करवाएंगे। और सभी के लिए बिना मास्क के कोई भी एंट्री अलाउड नहीं होगी किसी के लिए भी, ना कि उनके लिए, सोसाइटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, जिससे कि डॉक्टर्स भी स्वस्थ रहें, नर्सेज भी स्वस्थ रहें और आम जनता भी में भी बीमारी ना फैले। और उसके साथ साथ मास्क, सैनिटाइज़र हर जगह हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है कि जिसको भी ज़रूरत पड़े मास्क, सैनिटाइज़र का उचित उपयोग करें। उसके साथ साथ हमेशा मतलब जब भी मौका मिले हाथ को साबुन से धोते जाओ, अच्छे से धोना है, जिससे कि मतलब जो है बीमारी हाथ से ही फिर जो है हमारे घर में, हमारे कपड़ों में, हमारे मतलब जो शरीर में प्रवेश करने वाली है। तो इन 2-3 चीज़ों का बहुत, अगर और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया उनसे मेरी अपील है कि वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवा लें। अब तो तीसरी डोज की बात आ रही है, हम लोग अभी 10 जनवरी के बाद हमारा भी प्लान है कि तीसरा डोज भी हम लोग लेंगे। अच्छा। और एक और है कि जो 15 से 18 साल के लोगों में भी मतलब जो है बच्चों में भी आजकल मतलब ये शुरू किया गया है। तो इसको भी मतलब जो जितने भी बच्चे हैं घर में जिनके भी यहाँ 15 से 18 वो ज़रूर से ज़रूर लगवा लें। मैं तो अपनी भांजी को जल्दी ही लगवाने वाला हूँ, तो बाकी लोगों के लिए भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी वैक्सीन लगवा लें। और ओमाइक्रॉन से अभी डरे नहीं, क्योंकि जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं लोग कह रहे हैं कि ये एक लेसर वेरिएंट है, मतलब जिसमें कि थोड़े से सिम्टम्स, लक्षण कम होते हैं, वैसे ही कॉमन फ्लू की तरह ही लक्षण होते हैं, नाक जाम, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, यही सब जो प्रॉब्लम जो फ्लू के साथ होते हैं वही सब हैं। अभी जब तक पूरा यहाँ पर टेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो बस यही है कि हमें सावधानी ही हमारा बचाव है और अन्य सरली भीड़ में न जाएं। बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है, चाहे वो बीपी के संबंध में हो या फिर कोरोना को लेकर जो हम सुरक्षित रहें, उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हैं इन सभी बातों का पालन करेंगे, न्यूरोलॉजी से संबंधित जो समस्याएं हैं उससे अपने आप को बचा कर रखेंगे, और साथ ही साथ ये जो कोरोना फिर से दोबारा अपने पंख फैला रहा है उसे हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने को, समाज को, देश को सुरक्षित रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, अच्छी जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।